संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर को शुरू होगा। विशेष सत्र का मसौदा सामने आ चुका है। सत्र में सरकार 4 विधेयक पेश करेगी। पहले दिन संसद के 75 साल के इतिहास पर चर्चा होगी। जिन 4 विधेयकों को पेश किया जाएगा उनमें सीईसी नियुक्ति विधेयक भी शामिल है। इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर। देखिए, संसद के विशेष सत्र के दौरान पहले दिन 18 सितंबर को लोकसभा और राज्यसभा में प्रक्रिया की शुरुआत पिछले 75 साल में भारतीय संसद का जो इतिहास रहा है, जो एक लंबा सफर भारतीय संसद ने तय किया है, संसद की जो उपलब्धियां रही हैं, जो एक लंबा अनुभव रहा है संविधान सभा से लेकर 2023 तक, इस पर एक लंबी चर्चा होगी और इसी चर्चा के साथ इस विशेष सत्र की शुरुआत होगी। अभी तक लोकसभा सेक्रेटेरिएट और राज्यसभा सेक्रेटेरिएट के पास भारत सरकार ने जो एक टेंटेटिव लिस्ट भेजा है अपने बिजनेस का, उसमें 5 बिल शामिल हैं। इनमें सबसे अहम बिल है चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति, टर्म्स ऑफ ऑफिस और कंडीशंस ऑफ सर्विस से जुड़ा जो एक अहम बिल है, ये सबसे ऊपर है सरकार के लिस्ट में। इसके साथ ही द एडवोकेट्स बिल, द पोस्ट ऑफिस बिल, जिसमें भारत में जो पोस्टल सेवाएं हैं उसमें आधारभूत बदलाव का प्रस्ताव है, ये अहम बिल भी इस विशेष सत्र में सरकार ने अभी तक लिस्ट किया है। दी प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल और साथ ही द रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल, ये 5 बिल हैं जो अब तक सरकार के टेंटेटिव लिस्ट में सरकार ने शामिल किए। आमतौर पर ऐसा होता है कि सत्र के दौरान भी सरकार नए बिल लेकर आती है, तो देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि इस विशेष सत्र के दौरान इन 5 बिलों के अलावा क्या सरकार कोई नया बिल लेकर भी आएगी। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री सुबह करीब 11:15 बजे मध्य प्रदेश के बीना पहुंचेंगे, जहां वो करीब 50,700 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसमें बीना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और राज्य के अलग अलग शहरों में 10 नए इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट शामिल हैं। दोपहर 3:15 बजे पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के रायगढ़ पहुंचेंगे, जहां वो छत्तीसगढ़ के लिए 6,350 करोड़ की रेलवे लाइन को समर्पित करेंगे। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी ने की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद रहे। इस दौरान मध्य प्रदेश चुनाव पर मंथन हुआ। सूत्रों के मुताबिक मध्य प्रदेश की तकरीबन सभी हारी हुई सीटों पर मंथन हुआ। बैठक में मध्य प्रदेश की 39 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की चर्चा भी हुई। 25 विधानसभा उम्मीदवारों पर सहमति बनी और आज उम्मीदवारों की लिस्ट आ सकती है। सीईसी की इस बैठक में G20 के सफल आयोजन का प्रस्ताव भी पास किया गया। सीईसी की बैठक से पहले G20 समिट के बाद प्रधानमंत्री मोदी जब पहली बार बीजेपी मुख्यालय पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। उनके साथ सम्मेलन की कामयाबी का जश्न मनाने बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता पार्टी मुख्यालय पहुंचे थे। अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा भी वहां मौजूद रहे। भारत की अध्यक्षता में G20 का सफल आयोजन हुआ, जिसकी दुनिया भर में तारीफ हो रही है। और कर्नाटका में जेडीएस और बीजेपी लोकसभा चुनाव मिलकर साथ लड़ेंगे। चुनाव ये तय हो गया है, लेकिन ये मामला सीट शेयरिंग को लेकर अब अटक रहा है। इसीलिए अब यह फैसला दिल्ली में होगा कि जेडीएस को कितनी सीटें मिलेंगी। बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा पार्टी के दूसरे नेताओं के साथ दिल्ली जा रहे हैं, जहां वो पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलेंगे। इसके बाद अमित शाह और नरेंद्र मोदी से। माना जा रहा है कि जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी भी उन्हें भी दिल्ली बुलाया गया है। तकरीबन 1.5 दशक बाद एक बार फिर जेडीएस और बीजेपी साथ है। गठबंधन हो गया है, लेकिन मामला सीट शेयरिंग को लेकर फंस गया है। बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा ने पहले कहा था कि 4 सीटें जेडीएस को दी गई हैं, लेकिन अब वो पलट गए हैं। कह रहे हैं कि फैसला पार्टी आला कमान लेगा। सीट शेयरिंग को लेकर अभी फैसला नहीं हुआ है, बातचीत चल रही है। थोड़ा इंतजार कीजिए, फैसला अब अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे।
left to the Amit Shah and Prime Minister Narendra Modi ji. जेडीएस ने पिछले लोकसभा चुनावों में कर्नाटका की 28 में से सिर्फ एक सीट जीती थी, जबकि बीजेपी ने 26। तब जेडीएस और कांग्रेस ने एक साथ चुनाव लड़ा था। जेडीएस का दबदबा ओल्ड मैसूर क्षेत्र में है, जहां लोकसभा की 8 सीटें हैं। जानकारी के मुताबिक जेडीएस यहां 6 सीटों पर अपना दावा कर रही है। वहीं बीजेपी की नजर भी वकलीगा दबदबा वाली इन्हीं सीटों पर है। The problem which we are facing, farming community here. यहाँ किसानों को समस्या हो रही है। कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है और इसीलिए जरूरी है कि हम दोनों साथ में चुनाव लड़ें। Duty which we have to done. For that actually we have to work together. जहां कुमारस्वामी कांग्रेस की सिद्धरमैया सरकार के खिलाफ एक मजबूत विपक्ष की भूमिका के लिए बीजेपी जेडीएस गठबंधन की बात कर रहे हैं, वहीं उनके पिता एचडी देवेगौड़ा ने जेडीएस के भविष्य के लिए गठबंधन को जरूरी बताया। हाल के विधानसभा चुनावों में जेडीएस को वकलीगा के दबदबे वाले इलाकों में भी करारी हार का सामना करना पड़ा। पार्टी 35 से सिमटकर 19 सीटों पर आ गई। ऐसे में 90 साल के एचडी देवेगौड़ा को अपने पार्टी के भविष्य की चिंता है। वहीं बीजेपी की उम्मीद दक्षिण में लोकसभा चुनावों में कर्नाटका से ही है। मौजूदा हालात में दोनों पार्टियों ने इसीलिए समझौते की राह पकड़ी है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। और विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया अक्टूबर के पहले हफ्ते में भोपाल में अपनी पहली साझा रैली करेगा। यह फैसला बुधवार को समन्वय समिति की पहली बैठक में हुआ। बैठक में सीटों के बंटवारे पर भी चर्चा हुई। विपक्ष की इस बैठक में सबकी नजर इस बात पर भी रही कि बैठक में कौन से बड़े नेता नहीं आए। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के घर हुई इंडिया की समन्वय समिति की पहली बैठक का पहला बड़ा फैसला यही रहा कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में इंडिया से जुड़े सभी दलों की भोपाल में साझा रैली हो। मोटे मोटे तौर पे जो फैसला लिया गया है वो एक तो ये है कि जल्द से जल्द तमाम पार्टियां आपस में बैठकर, जो मेंबर पार्टीज हैं वो सीट शेयरिंग पे चर्चा कर फैसला लेंगी। दूसरा, एक पब्लिक रैली, जॉइंट पब्लिक रैली भोपाल में करने का फैसला लिया गया है, जो अक्टूबर के पहले हफ्ते में होगी। और मुख्य तौर पर जो मुद्दे इस रैली में हाईलाइट किए जाएंगे वो रहेंगे बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई। लेकिन इंडिया गठबंधन के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो सीटों के बंटवारे की है। बैठक में ये मुद्दा भी उठा। वैसे गठबंधन के अलग अलग नेता इसके अलग अलग रास्ते सुझाते रहे हैं। सीटों के अलग अलग वर्गीकरण की बात हो रही है। जिन सीटों पर टकराव की गुंजाइश है वहां फैसला सबसे पहले होगा। जिन सीटों पर पिछली बार अलग अलग मगर इस बार साथ आए दल हैं, उनका मसला अलग है। जैसे बिहार में आरजेडी जेडीयू पिछली बार अलग थे लेकिन इस बार साथ हैं, मगर असली मसला यूपी, बंगाल, दिल्ली और केरल की सीटों का है, जहां इंडिया के दल ही आपस में टकरा रहे हैं। The coordination committee decided to start the process for determining the seat sharing. It was decided that the member parties will hold the talks and decide at the earliest. उधर इंडिया के गठबंधन को संदेह से देखने वाले ये सवाल उठाते रहे हैं कि इस बैठक में न अभिषेक बनर्जी दिखे न ही ललन सिंह। नेताओं के टकराव भरे बयानों का जिक्र भी बार बार हो रहा है, लेकिन गठबंधन के नेता बता रहे हैं कि वो बहुत फूंक फूंक कर आगे बढ़ रहे हैं और गठबंधन को 2024 तक बनाए रखने को कटिबद्ध हैं। नई दिल्ली से मनोरंजन भारती के साथ प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया के लिए। G20 सम्मेलन के दौरान खासकर सुरक्षा व्यवस्था की काफी तारीफ हुई। G20 सम्मेलन के दौरान दिल्ली में अभूतपूर्व सुरक्षा सबने देखी। इसी सुरक्षा का एक सबसे जटिल पहलू था 31 से ज्यादा आए मेहमानों के काफिले को सही समय पर होटलों, प्रगति मैदान, राजघाट और एयरपोर्ट जैसी जगहों पर पहुंचाना। देखिए टेक्निक के सहारे यह कारनामा कैसे कर दिखाया दिल्ली पुलिस ने। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट। कार कारकेड लगातार निकल रही थी
इनमें प्रधानमंत्री मोदी के अलावा 28 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के काफिले थे और 3 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख थे। एक काफिले में कम से कम 15 गाड़ियां थीं। सबसे ज्यादा करीब 25 गाड़ियां अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के काफिले में थीं। दिल्ली पुलिस की माने तो एक साथ कारकेड का रूट लगाना और सही समय पर पहुंचाना बहुत मुश्किल टास्क था। एक बहुत ही क्रिटिकल जो पार्ट होता है समिट का वो है कारकेड का मूवमेंट। इंडिया को के अलावा इसमें 28 कंट्रीज़ के हेड्स ऑफ स्टेट आए थे और 13 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेड थे। 29 राष्ट्राध्यक्ष जो बाहर से आए थे उनके लिए हमको कारकेड का इंतजाम करना था। लेकिन इसके अलावा उनके साथ उनकी जो स्पाउसेज आ रही थी उनके लिए डिफरेंट कारकेड्स होता है। उनके साथ जो मिनिस्टर्स आ रहे थे उनके लिए अलग से कारकेड बनाना पड़ता है। उनके अगर इंडिविजुअल मूवमेंट्स होते हैं, उनके प्राइवेट मूवमेंट्स होते हैं, उसके लिए। पुलिस के मुताबिक कारकेड में हेड ऑफ स्टेट की गाड़ी चलाने के लिए सीआरपीएफ की तरफ से प्रशिक्षित जवान दिए गए। फिर उन्हें बाईं तरफ स्टीयरिंग वाली गाड़ियों की अलग से ट्रेनिंग दी गई। हर काफिले में मेहमान की कार बाईं तरफ स्टीयरिंग वाली थी। G20 सम्मेलन के शुरू होने के करीब 1 महीने पहले इन काफिलों की मॉक ड्रिल शुरू हो गई थी। हर रोज ये काफिले एयरपोर्ट से होटल, प्रगति मैदान और राजघाट जाते थे। फिर 2 दिन लगातार काफिलों की फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। कारकेड की गाड़ियां जीपीएस से कनेक्ट थीं और एक कंट्रोल रूम से इनकी निगरानी हो रही थी। एक लॉकशीट बनाकर हर काफिले का टाइम तय किया गया था, किसे कब कहां पहुंचना है। एक काफिले को तय जगह पहुंचने में अधिकतम 8 से 10 मिनट लगे। कारकेड में शामिल पुलिस वाले इस तरह की खास यूनिफॉर्म में रहे जिससे उनका लुक आम पुलिसकर्मी जैसा ना लगे। बहुत ज़्यादा कारकेड्स की ड्रिल वगैरह करनी पड़ती है, उनके टाइमिंग्स को नोट करना पड़ता है और ख़ास करके जो हमारे राष्ट्राध्यक्ष हैं उनकी कारकेड का मूवमेंट बहुत ही प्रिसाइज होना चाहिए, क्योंकि उनको किसी भी वेन्यू पे किसी भी प्रोग्राम के लिए एक पर्टिकुलर ऑर्डर में और विद इन अ गिवन टाइम आना पड़ता है। तो उसके लिए काफ़ी रिहर्सल्स की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए हमारी जो टीम थी जिसमें हमारे एडिशनल सीपी पुष्पेंद्र कुमार, उन्होंने इसका जिम्मा लिया और अपनी टीम के साथ उन्होंने जो MEA की टीम थी उसके साथ कोऑर्डिनेट करते हुए इस मूवमेंट को बहुत ही बखूबी अंजाम दिया। हमने इसके लिए एक नया कारकेड मैनेजमेंट सिस्टम भी हमने बनवाया था। कारकेड के लिए बड़े पैमाने पर महंगी गाड़ियां मंगाई गई थीं। G20 समिट के दौरान सबसे मुश्किल काम था 30 से ज्यादा कारकेड को सही तरीके से और सही समय पर पहुंचाना। दिल्ली पुलिस ने इसके लिए तकनीक का इस्तेमाल किया और हर रोज अभ्यास करके ये काम बिना बाधा के पूरा किया, जिसके लिए दिल्ली पुलिस की हर तरफ तारीफ हो रही है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।